नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा था। प्रारंभिक जीवन: जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में बारमल की जो पुत्री थी मरियम उजमानी या हरकाबाई, उसके गर्भ से 30 अगस्त 1569 में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम शेख मोहम्मद सलीम रखा। अकबर सलीम को शेखू बाबा कहा करता था। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खानकाना था। चूँकि अकबर के अनेक मनौतियों एवं अनेक संतों के आशीर्वाद और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की नंगे पैर पैदल यात्रा के फलस्वरूप जहांगीर का जन्म हुआ था। अतः अकबर का उसके प्रति स्नेह था। सलीम को फारसी, तुर्की, अरबी, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल आदि का सम्यक ज्ञान देने के लिए अनेक योग्य आचार्य नियुक्त किए गए थे। सर्वप्रथम 1581 ईस्वी में सलीम को एक सैनिक टुकड़ी का मुखिया बनाकर काबुल पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया और उसे शासन प्रबंध की भी शिक्षा दी गई थी। 1585 ईस्वी में सलीम को 12,000 का मनसबदार बनाया। 13 फरवरी 1585 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में सलीम का जो विवाह है वो आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री मानबाई के साथ संपन्न हुआ, जो कि उसकी ममेरी बहन भी थी। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी और राजकुमार खुसरो जहांगीर एवं मानबाई का पुत्र था। मानबाई ने जहांगीर की शराब की आदतों एवं खुसरो के पितृभक्ति विहीन व्यवहार से दुखी होकर 1604 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। सलीम का जो दूसरा विवाह है वो उदय सिंह, जो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह थे, उनकी पुत्री जगत गुंसाई, जिनको जद अबाई कहा जाता है, उनके साथ हुआ था और इसी से खुर्रम अर्थात शाहजहाँ का जन्म हुआ था। 1599 ईस्वी तक सलीम अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण अकबर के विरुद्ध विद्रोह में संलग्न रहा। 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर ने सलीम को अपनी पगड़ी एवं कटार से सुशोभित कर उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि अकबर के दो पुत्रों दानियाल और मुराद की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन अर्थात 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से आगरा के किले में संपन्न हुआ। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरा के किले के शाहबुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के खंभे के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसमें 60 घंटियां थी। जहांगीर की 12 घोषणाएं: जहांगीर ने अपनी गद्दी नशीनी के बाद 12 आज्ञाएं घोषित कर अपनी शासन नीति स्पष्ट कर दी, जिनको आईने जहांगीरी भी कहा जाता है। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित जो 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी वो इस प्रकार थे। पहला है तमगा नामक कर की वसूली पर प्रतिबंध, सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद, कुओं का निर्माण, व्यापारियों के सामान की तलाशी उनकी इजाज़त के बिना नहीं, किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को, और अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उस धन को सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर खर्च किया जाए। शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दंड स्वरूप नाक एवं कान को काटने की प्रथा समाप्त कर दी गई। किसी भी व्यक्ति के घर पर अवैध कब्जा करने के लिए राज्य कर्मचारियों को मनाही कर दी गई। किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार करने पर रोक लगा दी गई। कोई भी जागीरदार सम्राट की आज्ञा के बगैर परिणय सूत्र में नहीं बन सकता था। गरीबों के लिए अस्पताल एवं इलाज के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था का आदेश दिया गया। सप्ताह के 2 दिन, गुरुवार जो कि जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन था तथा रविवार अकबर का जन्मदिन को पशु हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया और अनेक अन्य शुभ अवसरों पर भी पशु हत्या बंद रखी जाती थी। अकबर के शासनकाल के समय के सभी कर्मचारियों एवं जमींदारों को पुनः उनके जो पद है वो लौटा दिए गए। जहांगीर ने खुसरो के समर्थक मान सिंह
वह मिर्जा अजीज कोका को भी क्षमा कर दिया तथा उन्हें उनके पदों से नहीं हटाया। जहांगीर की ये जो 12 घोषणाएं हैं इनको आईने जहांगीरी कहा जाता है। जहांगीर द्वारा विभिन्न विश्वास पात्र व्यक्तियों को दिए गए पद एवं उपाधियाँ। जहांगीर ने राज्याभिषेक के बाद अपने दो विशेष कुछ जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे उनको पद और उपाधियाँ दी गई थी। पहला है अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुदेला को 3000 घुड़सवारों का सेनापति। नूरजहां के पिता गयास बेग को दीवान बनाकर एतमादुल्ला की उपाधि। जमान बेग जिसे महावत खां की उपाधि प्रदान कर 1500 का मनसब दिया गया। अबुल फजल के पुत्र अब्दुल रहमान को 2000 का मनसब। कुतुबुद्दीन कोका को बंगाल का गवर्नर एवं शरीफ खां को प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया गया। खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो जो मानबाई से उत्पन्न हुआ था, उसने अपने मामा मानसिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज कोका की सेह पर अप्रैल 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने यद्यपि उसे क्षमा कर दिया, किंतु उसके मामा मानसिंह के बंगाल जाते ही जहांगीर ने उसे बंदी बना लिया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नज़रबंद रखा, परंतु खुसरो 6 अप्रैल 1606 ईस्वी को सिकंदरे में अकबर की दरगाह देखने के बहाने से अपने 350 अश्वारोहियों के साथ आगरा से निकल भागा। धीरे धीरे उसके अनुयायियों की संख्या 12,000 तक पहुंच गई। 12,000 सैनिकों के साथ उसने राजकीय रक्षा दल से 1 लाख रुपए भी लूट लिए थे। वे दिल्ली होते हुए लाहौर गया और तरन तारण में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह का आशीर्वाद प्राप्त कर लाहौर अधिकृत करने का असफल प्रयास किया। इसी समय लाहौर की भी एक सेना है, जहांगीर की भी एक सेना लाहौर पहुंच गई। जहांगीर ने शांतिपूर्ण उपायों से खुसरो को अनुकूल लाना चाहा, परंतु विफल रहने पर बैरावल के मैदान में खुसरो एवं जहांगीर की सेना का मुकाबला हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो जो है वो पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। चिनाब नदी पार करते समय खुसरो अपने साथियों सहित पकड़ लिया गया और उसको कैद में डाल दिया गया। जहांगीर ने 1 माह के अंदर समस्त उपद्रवों को शांत कर दिया, किंतु खुसरो का जो उपद्रव था उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। इससे दूसरे विद्रोह को भी प्रोत्साहन मिला। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, क्योंकि उन्होंने खुसरो को आशीर्वाद एवं विद्रोह के समय आर्थिक सहायता दी थी। गुरु अर्जुन देव की समाधि लाहौर दुर्ग के ठीक बाहर स्थित है। कालांतर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचने के कारण खुसरो को पकड़कर अंधा करवा दिया गया तथा खुर्रम अर्थात शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 ईस्वी में हत्या करवा दी। जहांगीर का साम्राज्य विस्तार। जहांगीर ने उन्हीं प्रदेशों को जीतने पर बल दिया जिसको अकबर के समय में पूर्णतः विजित नहीं किया गया था। पहला है कांधार 1606-1607 ईस्वी। जहांगीर ने फारसियों से भारत का सिंहद्वार कहे जाने वाले तथा व्यापार एवं सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रांत कांधार को 1621 ईस्वी में जीत लिया। शाह अब्बास ने 1611, 15, 16, 20 ईस्वी में बहुत सी भेंटें एवं खुशामदी की पर खुशामदी हेतु जहांगीर के दरबार में भेजा, पर 1621 ईस्वी में उसने कंधार पर आक्रमण कर उसे जीत लिया, अर्थात जहांगीर ने जीत लिया। लेकिन 1622 ईस्वी में खुर्रम के विद्रोह के कारण जहांगीर के समय ही कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। मेवाड़ से युद्ध एवं संधि। मेवाड़ राजस्थान में एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने अभी तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप और उसका पुत्र अमर सिंह जो था, उन्होंने अनेक कठिनाइयां झेलते हुए भी अकबर को अपनी स्वाधीनता नहीं बेची थी। अकबर के पूरे प्रयास के बाद भी मेवाड़ पूर्णतः मुगलों के अधिकार में नहीं आ सका। राणा प्रताप ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही लगभग 1597 ईस्वी तक अकबर के कब्जे से अधिकांश मेवाड़ के क्षेत्रों पर
पुनः कब्जा कर लिया था। प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराणा अमर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसने भी पिता की भांति मुगलों का प्रतिरोध जारी रखा। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर जो है वो गद्दी पर बैठा। जहांगीर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण के कारण मेवाड़ का सामरिक और आर्थिक महत्व, जहांगीर की साम्राज्यवादी नीति, मेवाड़ की असफलता के कलंक को धोना। अकबर के समय अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था, तो उस असफलता के कलंक को भी जहांगीर धोना चाहता था तथा मेवाड़ की दयनीय दशा, निरंतर मुगलों से लड़ते हुए मेवाड़ की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। मेवाड़ पर आक्रमण। परवेज का मेवाड़ अभियान 1605 ईस्वी। 1605 में जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादा परवेज के नेतृत्व में सेना भेजी। सामरिक सलाह के लिए आसफ खां एवं जफर बेग को परवेज के साथ भेजा गया। देबारी की घाटी में राणा अमर सिंह एवं परवेज के मध्य युद्ध अनिर्णित रहा। खुसरो के विद्रोह के कारण परवेज को वापस बुला लिया गया। महावत खां का मेवाड़ अभियान 1608 ईस्वी। 1608 में महावत खां के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान हुआ। महावत खां ने आतंकपूर्ण नीति अपनाई और राणा अमर सिंह को पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी, परंतु राजपूतों के छापामार युद्ध से परेशान होकर महावत खां मेवाड़ में आगे नहीं बढ़ सका। अतः 1609 में जहांगीर ने उसको वापस बुला लिया। अब्दुल्ला खां का मेवाड़ अभियान 1609 में अब्दुल्ला खां को भेजा। 1611 में उसने रणकपुर दर्रे में राजकुमार कर्ण को परास्त किया, परंतु रणगुरा के संघर्ष में अब्दुल्ला खां परास्त हुआ। अब्दुल्ला के पश्चात राजा बसु को भेजा, वह भी असफल रहा। इसके बाद मिर्जा अजीज कोका को भेजा, वो भी असफल रहा। खुर्रम का मेवाड़ अभियान। 10 वर्षों तक मेवाड़ी राजपूतों ने मुगलों से लोहा लिया, किंतु खुर्रम के अभियान के दौरान उन्हें जहांगीर से संधि करनी पड़ी। 1613 में जहांगीर ने अजमेर पहुंचकर अपना शिविर स्थापित किया। इस बार शहजादा खुर्रम जो था उसको कार्यभार सौंपा। खुर्रम और अजीत कोका साथ साथ कार्य नहीं कर सके, अतः कोका को वापस बुला लिया। खुर्रम के नेतृत्व में मुगल सेना के दबाव के सामने मेवाड़ की सेना को समझौते के लिए तैयार होना पड़ा। राणा के राजदूत शुभकरण एवं हरिदास को जहांगीर के दरबार में यथोचित सत्कार मिला। राणा अमर सिंह की संधि शर्तों पर जहांगीर संधि हेतु तैयार हुआ। मेवाड़ मुगल संधि। 1615 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई, जिसकी शर्तें इस प्रकार हैं। राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर के समय जीते गए मेवाड़ के क्षेत्रों एवं चित्तौड़ के किले राणा को वापस मिले। चित्तौड़ के किले को और मजबूत करने और मरम्मत करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। राणा अमर सिंह को जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया, परंतु युवराज कर्ण अपनी 1000 घुड़सवार सेना के साथ मुगल सम्राट की सेवा में उपस्थित रहेगा। राणा अमर सिंह को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। युवराज कर्ण को मुगल दरबार में पूर्ण सम्मान के साथ बादशाह के दाहिनी ओर स्थान मिला और साथ ही 5000 सवार एवं 5000 जात का मनसब युवराज कर्ण को प्रदान किया गया। राणा अमर सिंह इस संधि से आहत थे, फलस्वरूप उन्होंने सिंहासन अपने पुत्र कर्ण को सौंप दिया और एक एकांत स्थान नौचौकी में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। मुगल मेवाड़ संधि की समीक्षा। इस संधि ने मेवाड़ और मुगलों के बीच दीर्घ काल से चली आ रही शत्रुता का अंत कर दिया। जहांगीर ने मेवाड़ के प्रति उदार नीति अपनाकर और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न कर एक कुशल राजनीतिक होने का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के लिए ये लाभदायक रहा। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि मेवाड़ जैसी एक छोटी सी रियासत का विशाल साधन संपन्न और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य से टक्कर लेना संभव न था। उसे कभी न कभी झुकना ही पड़ता। मेवाड़ की परिस्थिति में शांति अपेक्षित थी और 1615 की संधि में उसे ये शांति सम्मान और गौरव सहित मिली। दक्षिण की विजय। जहांगीर की दक्षिण विजय अकबर की अग्रगामी नीतियों का अनुसरण मात्र थी। खानदेश एवं अहमदनगर की पूर्ण विजय, जो कि अकबर की मृत्यु के कारण अपूर्ण रह गई थी, तथा स्वतंत्र विजयपुर एवं गोलकुंडा पर भी अधिकार करना जहांगीर का लक्ष्य था। अहमदनगर। दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण रुकावट था अहमदनगर का योग्य प्रतापी वजीर मलिक अंबर। अकबर ने अहमदनगर के निजाम बहादुर शाह से असीरगढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग जो था वो छीन लिया था, परंतु अकबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर ने
अपनी सैन्य शक्ति के बल पर खोए हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया था। मलिक अंबर जो था अहमदनगर का योग्य वजीर था, याद रखना है। एक अबसीनिया दास था जिसे कासिम ख्वाजा ने बगदाद से खरीदा था। बाद में अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के योग्य मंत्री मीर दबीर के हाथों बेच दिया था। अहमदनगर की सेना में रहते हुए मलिक अंबर ने अनेक सैन्य एवं असैन्य सुधार किए। उसने टोडरमल की लगान व्यवस्था से प्रेरणा ग्रहण कर अहमदनगर में भूमि सुधार अर्थात भूमि की नाप करवाई, पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया। सैनिक सुधार के अंतर्गत निजामशाही सेना में मराठों की भर्ती कर गुरिल्ला पद्धति की शुरुआत की। राजधानी को कई स्थानों पर स्थानांतरित किया, जैसे परिंदा से जुन्नार, फिर दौलताबाद, फिर खिड़की। जंजीरा द्वीप पर निजामशाही सेना का नौसेना का गठन किया। अबसीनिया के अरबों और जंजीरा के सिद्धियों की सहायता से मलिक अंबर की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए मुगल सेना ने अहमदनगर पर सैन्य अभियान प्रारंभ किया। अहमदनगर के विरुद्ध प्रथम अभियान 1608-10 ईस्वी अब्दुल रहीम खानकाना के नेतृत्व में सेना भेजी, परंतु असफल रही। अहमदनगर का दुर्ग भी मुगलों के हाथों से निकल गया व उस पर मलिक अंबर का अधिकार स्थापित हो गया। दूसरा अभियान 1610 ईस्वी आसफ खान के संरक्षण में शहजादा परवेज को भेजा, परंतु असफल रहा। इसके बाद खानजा लोधी एवं अब्दुल्ला खान को भेजा गया, पर यह भी असफल रहे। अहमदनगर को घेरने की नई योजना 1611 ईस्वी अब्दुल्ला खान को गुजरात की ओर से और खानजा लोधी तथा मान सिंह को बरार और खानदेश की ओर से एक ही साथ आक्रमण करना था, परंतु अब्दुल्ला खान ने खानजा लोधी की सेना की प्रतीक्षा किए बिना ही बढ़ना शुरू कर दिया। इस पर मलिक अंबर के घुड़सवार छापामारों ने अब्दुल्ला खान की सेना पर अचानक धावा बोला। अब्दुल्ला खान को भारी सत्ती उठाकर गुजरात वापस लौटना पड़ा। खाना को पुणे दक्षिण अभियान का नेतृत्व सौंपना 1612 ईस्वी रोशनगढ़ की लड़ाई में मलिक अंबर की सेना परास्त हुई, परंतु पारस्परिक मतभेद और फूट के कारण खाना को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। खुर्रम का दक्षिण अभियान 1616 ईस्वी अंत में नूरजहां की सलाह पर 1616 ईस्वी में जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को दक्षिण अभियान के लिए शाह सुल्तान की उपाधि देकर भेजा। 6 मार्च 1617 को खुर्रम बुरहानपुर पहुंचा। जहांगीर भी मांडू पहुंच गया। खुर्रम की विशाल सेना से भयभीत मलिक अंबर ने युद्ध किए बिना संधि करने के लिए सहमति जताई। मलिक अंबर द्वारा मुगलों से संधि 1617 ईस्वी 1617 ईस्वी में अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर और मुगलों के बीच संधि हुई, जिसके तहत मुगलों के कब्जे वाला प्रांत बालाघाट पुनः मुगलों को मिल गया। अहमदनगर के दुर्ग पर मुगलों का कब्जा स्थापित हो गया। मलिक अंबर ने कर के रूप में एक भारी धनराशि भी देना स्वीकार कर लिया। बीजापुर के शासक आदिल शाह की मध्यस्थता के कारण ये संधि हुई थी। 16 लाख रुपए मूल्य के उपहार के साथ बादशाह आदिल शाह खुर्रम की सेवा में उपस्थित हुआ। खुर्रम की इस महत्वपूर्ण सफलता से खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी। बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर ने फर्जंद अथवा पुत्र की उपाधि दी। खानकाना को दक्षिण में सूबेदार बना दिया गया। मलिक अंबर द्वारा संधि का उल्लंघन। मलिक अंबर ने बीजापुर एवं गोलकुंडा से समझौता कर 1620 ईस्वी में संधि की अवहेलना करके अहमदनगर किले पर आक्रमण कर दिया। इस पर अब्दुल रहीम खानकाना को भागकर बुरहानपुर में शरण लेनी पड़ी। मलिक अंबर ने अहमदनगर और बरार का बहुत सा भाग मुगलों से छीन लिया। खुर्रम को पुनः दक्षिण अभियान का नेतृत्व 1621 ईस्वी शाहजहां जो उस समय पंजाब के कांगड़ा के युद्ध में व्यस्त था, जहांगीर के अनुरोध पर पुनः दक्षिण आया। खुर्रम 25 मार्च 1621 को बुरहानपुर पहुंचा। मलिक अंबर वहां से भाग निकला। मुगलों द्वारा खिड़की, जो कि अहमदनगर की नई राजधानी थी, उस पर अधिकार कर लिया गया। इसके बाद अहमदनगर की ओर चढ़ाई भयभीत मलिक अंबर द्वारा संधि की प्रार्थना। शाहजहां और मलिक अंबर के मध्य 1621 में दोबारा जो संधि हुई उसकी शर्तें इस प्रकार थी। मलिक अंबर अहमदनगर के आसपास 28 मील के प्रदेशों पर अधिकार नहीं जताएगा। 50 लाख युद्ध हर्जाने के रूप में, 12 लाख अहमदनगर, 18 लाख बीजापुर, 20 लाख गोलकुंडा को मलिक अंबर मुगलों को देगा। पिछले 2 वर्षों में
मलिक अंबर ने जिन मुगल प्रदेशों पर अधिकार कर लिया उन्हें वापस लौटाना स्वीकार कर लिया। दक्षिण में युद्ध की समाप्ति 1621 ईस्वी। 1621 में दक्षिण का युद्ध समाप्त हुआ। 1626 में जहांगीर ने खान जहां लोधी को दक्षिण में नियुक्त किया। 1626 में मलिक अंबर की भी मृत्यु हो गई। अहमदनगर के सेनापति हमीद खां का मुगलों के विरुद्ध विद्रोह। खान जहां लोधी ने 12 लाख रुपए लेकर हमीद खां को बालाघाट का प्रदेश दे दिया। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की दक्षिण नीति की समीक्षा। दक्षिण नीति एक प्रकार से असफल सिद्ध हुई। विपुल धन खर्च हुआ और हजारों सैनिक मरने के बावजूद जहांगीर दक्षिण के राज्यों को पूर्ण रूप से अपने अधीन नहीं कर सका। परोक्ष रूप से इसने मराठों के उत्थान में सहयोग दिया और वे मुगल साम्राज्य के लिए एक भीषण चुनौती के रूप में प्रकट हुए। कांगड़ा विजय 1620-21। शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में राजा विक्रमाजीत के कांगड़ा के किले पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। किश्तवाड़ 1622 में किश्तवाड़ भी मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। जहांगीर द्वारा मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए किए गए प्रयास आंशिक रूप से सफल रहे। तो विद्यार्थियों, उपयुक्त विजयों से मुगलों का साम्राज्य विस्तार हुआ और उनकी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई, परंतु 1622 में कंधार का सीमांत प्रदेश अनायास ही फारस के शाह ने हस्तगत कर लिया। आज हमने जहांगीर के प्रारंभिक जीवन और उसकी साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसके विजयों के बारे में अध्ययन किया। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।